वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, अंकेक्षण बीकॉम फाइनल ईयर के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसे में बीकॉम कोर्स के दौरान यदि अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करें तो फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी इससे बेहतर लाभ लिया जा सकता है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अंकेक्षण के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण। तो आइए देखते हैं आंतरिक नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण चाहे वह आर्थिक हो, संस्था के प्रबंध से संबंधित हो या किसी भी अन्य प्रकार का हो, आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। आंतरिक नियंत्रण का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है और इसके अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण आदि सभी प्रकार के नियंत्रण शामिल होते हैं। आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पुस्तकी भाषा में कहें तो आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत केवल लेखांकन क्रियाओं के नियंत्रण को शामिल नहीं किया जाता, अपितु इसके अंतर्गत प्रशासनिक क्रियाओं पर नियंत्रण भी शामिल है। लेखांकन नियंत्रण पद्धति के अंतर्गत व्यवहारों से संबंधित अधिकार एवं स्वीकृति के दायित्व का निर्धारण करना, लेखांकन के कर्तव्य का निर्धारण कार्य विभाजन द्वारा करना, रिपोर्ट बनाए जाने का दायित्व निर्धारण करना, संपत्ति की सुरक्षा, उन पर भौतिक नियंत्रण एवं आंतरिक अंकेक्षण कराना शामिल है। अर्थात इसका क्षेत्र जो है व्यापक है, विस्तृत है। इसमें सारे जो है आंतरिक अंकेक्षण कहें, निरीक्षण कहें, भौतिक नियंत्रण कहें, सारे कार्य विभाजन से लेकर सारे विषय इसमें शामिल हैं। तो इसे एक बार आप पुस्तक और गाइड से भी अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद हम इस पर आगे बढ़ते हैं। आवश्यक बातें जो आंतरिक नियंत्रण के सत्यापन में सम्मिलित होती हैं। पहला है हिसाब किताब संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन, जिसके अंतर्गत वे कमजोरियां देखनी होंगी जिनमें गड़बड़ की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न अधिकारियों को दिए गए वित्तीय अधिकार एवं उन परिस्थितियों का अध्ययन जिनमें उनका प्रयोग हो सकता है। विभिन्न वित्तीय तथा हिसाब किताब से संबंधित कार्यों पर निरीक्षण की सीमा का अध्ययन। क्या रोकड़ आदि के गबन को रोकने के लिए किन्हीं विशेष यंत्रों या उपायों का प्रयोग किया गया है? क्या कोई ऐसी जांच की व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है जिससे हिसाब किताब की प्रणाली एवं प्रक्रिया की सफलता की माप हो सके? ऐसी कुछ बातें हैं जो आंतरिक नियंत्रण के सत्यापन में शामिल रहती हैं, सम्मिलित होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे आंतरिक नियंत्रण के पद्धति के जो उद्देश्य हैं। इसमें पहला उद्देश्य है प्रबंध द्वारा स्थापित नीतियों एवं विधियों का पालन। व्यवसाय के प्रबंधकों द्वारा विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए विभिन्न नीतियों और विधियों का निर्माण किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि नीतियों और विधियों का पालन व्यावसायिक क्रियाओं में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए व्यवसाय की वित्त व्यवस्था के संबंध में यह नीति हो सकती है कि रोकड़िया जो है, कैशियर जो है, प्रत्येक दिन प्राप्त रोकड़ और जो व्यय है उसको कितने रोकड़ कैश प्राप्त हो रहे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं, इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन डे बाई डे वो कर वित्त अधिकारी जो है उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, ताकि रोकड़ पर नियंत्रण किया जा सके और रोकड़ गबन को रोका जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संपत्तियों की सुरक्षा। व्यवसाय की संपत्तियों का गबन, खो जाना, खराब होना या दुर्घटनाओं के द्वारा क्षति होने का भय सदैव बना रहता है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि व्यवसाय की विभिन्न संपत्तियों की आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षा के लिए नीतियों एवं विधियों की स्थापना की जाए। इस उद्देश्य हेतु संपत्तियों की मूल्यांकन संबंधी नीति, सामयिक भौतिक निरीक्षण व्यवस्था, लेखांकन नीति, राजनीति, ऐसी कुछ नीतियों की व्यवस्था की जाए, उसकी संरचना की जाए। त्रुटियों एवं कपट का पता लगाना और रोकना। आंतरिक नियंत्रण पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य जो होता है, महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है त्रुटियों और कपट का पता लगाना और साथ ही इसके रोकथाम के उपाय करना। विभिन्न आर्थिक एवं भौतिक क्रियाओं के पूर्ण संपादन की व्यवस्था संरचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि त्रुटियों की संभावना क्षीण हो सके, नगण्य हो सके और कपट की कोई संभावना ना रहे। लास्ट पॉइंट है लेखों की शुद्धता, पूर्णता और आवश्यक सूचनाओं का समय पर संवहन। प्रबंधकों द्वारा व्यवसाय की क्रियाओं के सफल संचालन के लिए अनेक निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णयों का आधार क्या होता है? व्यावसायिक सूचनाएं होती है। इन सूचनाओं के संप्रेषण से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सूचनाएं प्रदत्त की जा रही हैं, भेजी जा रही हैं, वे पूर्ण और सत्य हैं।
अन्यथा इन सूचनाओं के आधार पर जो लेंगे निर्णय वो व्यर्थ हो सकते हैं। सूचनाओं के प्रदान करने के लिए आंकड़ों और संबंधों को पूर्णता, शुद्धता और समय पर सूचना संप्रेषित तभी संभव है जब इस संबंध में कुशल आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था संस्था में विद्यमान है। अगर कुशल आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था संस्था में है तो सूचनाओं का जो संवहन है वो सही दिशा में हो सकता है और वो सफल भी हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आंतरिक नियंत्रण के स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं। तो रोकड़ नियंत्रण, जैसे पहले चर्चा की है, रोकड़ गबन को रोकना, छल कपट को रोकना, तो इस पर नियंत्रण से संबंधित हो सकता है केस कंट्रोल। सामान्य वित्तीय नियंत्रण, जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल बोलते हैं, तो इससे संबंधित हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन संबंधी नियंत्रण, व्यापारिक लेन देन से संबंधित नियंत्रण, स्टॉक के संबंध में नियंत्रण, स्थायी संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण, विनियोग संबंधित नियंत्रण, दायित्वों पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण, लेनदार व देनदार पर नियंत्रण। यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे दोनों लेनदार हो गए, इसको एक देनदार है तो इसको करेक्ट कर लेंगे, लेनदार व देनदारों पर नियंत्रण। इसके बाद हम यहाँ पे इन तीनों के अंतर देखते हैं, आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण के। अर्थ के आधार पे क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला है व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया को नियोजित रूप से नियंत्रित करने के समस्त उपाय को क्या कहेंगे, आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण का ये अर्थ है। आंतरिक निरीक्षण में हमने क्या देखा था, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि एक कर्मचारी का कार्य दूसरे द्वारा स्वतः जांच हो जाए। आंतरिक अंकेक्षण में इसी प्रकार अर्थ में हमने क्या देखा है, आंतरिक अंकेक्षण ऐसा अंकेक्षण है जिसके अंतर्गत लेखा पुस्तकों की जांच संस्था के ही कर्मचारियों द्वारा कराई जाती है। क्षेत्र के आधार पर इनका अंतर देखते हैं, तो आंतरिक नियंत्रण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के नियंत्रण आते हैं, चाहे वे आर्थिक हो, अनार्थिक हो या प्रशासनिक हो। आंतरिक निरीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है, इसके अंतर्गत केवल आर्थिक नियंत्रण ही आता है। आंतरिक अंकेक्षण का क्षेत्र आंतरिक नियंत्रण की तुलना में संकुचित और आंतरिक निरीक्षण की तुलना में थोड़ा व्यापक होता है। इसके अंतर्गत लेखा पुस्तकों तथा विवरणों की जांच तथा अंकेक्षण द्वारा जांच के पश्चात रिपोर्ट दिया जाना सम्मिलित होता है। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर देखते हैं, तो आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य विभिन्न कंपनियों, दायित्वों व लेन देन आदि पर नियंत्रण करना होता है। आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य अशुद्धि व छल कपट को रोकना और उसे ढूंढना होता है। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य संस्था के लेन देनों की सत्यता की जांच करना होता है। इसके बाद समय के आधार पर अंतर देखते हैं। आंतरिक नियंत्रण कभी भी तथा किसी भी क्रिया पर अपनाया जा सकता है। आंतरिक निरीक्षण का समय निर्धारित होता है, यह लेखांकन क्रिया के प्रारंभ से अंत तक चलता रहता है। आंतरिक अंकेक्षण सामान्यतः तब प्रारंभ किया जाता है जब लेखा संबंधी कार्य समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद विधियां देखते हैं, तो आंतरिक नियंत्रण की अनेक विधियां, जैसे लागत नियंत्रण, लेखा नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण आदि। आंतरिक निरीक्षण केवल कार्यों के उपविभाजन करके ही लागू किया जा सकता है। आंतरिक निरीक्षण का इसलिए दूसरा नाम क्या है, कार्य विभाजन भी है। अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण की भी अनेक विधियां हमने देखी हैं, जैसे वैधानिक अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण आदि। तो इस तरीके से इनके विधियों के आधार पे एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, व्यय और लागत के आधार पे। तो यह आंतरिक नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक है तो लागत भी अधिक होगी। आंतरिक निरीक्षण के संबंध में संस्था के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है तो इसकी लागत थोड़ी कम होगी। आंतरिक अंकेक्षण जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के द्वारा किया जाता है तो इसमें भी थोड़ी सी लागत इनकी हो सकती है, अधिक हो सकती है। इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण के कुछ अंतर हैं। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, इनके अंतर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसे एक बार अपनी पुस्तक और गाइड से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें।